चलो करते हैं अपने सफ़र की शुरुआत। हमारी फ़्लाइट पुणे से हानेडा के लिए थी, बट वो कनेक्टिंग थी दिल्ली से, तो पुणे टू दिल्ली और दिल्ली टू हानेडा। अगर आप पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो एक सलाह, एयरपोर्ट कम से कम 3 से 4 घंटे पहले पहुँचिए। पहले तो फ़्लाइट एयर इंडिया की थी, सो थोड़ी हलचल थी मन में, बट हम पहुँच गए दिल्ली सेफली। फिर दिल्ली टू हानेडा सेम एयर इंडिया फ़्लाइट थी टर्मिनल 3 से, और आखिरकार वो पल आ ही गया, हम पहुंच गए जापान। एयरपोर्ट के से बाहर निकलने से पहले कुछ काम ज़रूरी थे, इंटरनेट, थोड़ा कैश और एक आईसी कार्ड। जापान में घूमना हो तो ये आईसी कार्ड आपको सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। एयरपोर्ट से होटल तक जाने के लिए आपके लिए 2-3 चॉइसेस है, जैसे ट्रेन से आप जा सकते हो और टैक्सी से भी। तो टैक्सी थोड़ी एक्चुअली महंगी पड़ जाती है। तो चलो पहुंच गए हम हमारे एयरबिनबी। तो अगले 1 महीने तक यही हमारा घर रहने वाला था। एक नए देश, एक नई ज़िंदगी और ढेर सारी कहानियाँ जो अभी शुरू ही हुई थी। जैसे हमने सोचा था, रूम बहुत छोटे रहते हैं जापान में, बट इस रूम को देख के तो ऐसा लगता है 2-3 लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, बट हम अकेले ही 1 महीना। सुबह में उठा तब देखा बाहर तो बहुत बारिश हो रही थी। अब रेडी होके हमें ऑफिस निकलना था, तो हम ऑफिस के लिए रेडी होके निकल रहे। फर्स्ट डे ऑफिस इन जापान। तो एक्चुअली ऑफिस जाने के लिए हम लोग सोच रहे थे कि इधर वो पैदल चले जाए या बस से चले जाए, बट मेरे एयरबीएनबी से मेरा ऑफिस 2 किलोमीटर की दूरी पे था। यहाँ की सबसे पहली चीज़ जिसने मेरा ध्यान खींचा वो थी साफ़ सफाई। सड़क पर कभी भी कूड़ा नहीं, हॉर्न की आवाज़ नहीं, और हर कोई यहाँ पे जो नियमों के अकॉर्डिंगली चलता था। ऑफिस तक ये लगभग 20 से 25 मिनट का पैदल सफ़र था मेरे लिए, और ये दिन की शुरुआत एकदम शांत और सुकून भरा। अगर आप पहली बार जापान आ रहे हो तो यहाँ पैदल चलना बहुत सुरक्षित महसूस होता है। यहाँ समय की बहुत कदर की जाती है। ट्रेन हो, ऑफिस हो या मीटिंग, हर चीज़ समय पर। आप देख सकते हो यहाँ हर चीज़ बहुत सोच समझ कर डिज़ाइन किया गया है, चाहे फुटपाथ हो या साइकिल पार्किंग हो। इससे हर देश की अलग खूबसूरती होती है। भारत में ऊर्जा अलग है, इंडिया में, और जापान में शांति अलग। तो दोनों की अपनी पहचान है। और बहुत टाइम मैंने ऑफिस जाने के लिए बस का भी यूज़ किया है। तो 500 मीटर्स पे ही था मेरा बस स्टॉप। कभी लेट हुआ तो मैं पैदल जाने से अच्छा बस से जाता था, बट इतना कुछ टाइम में डिफरेंस नहीं होता था। पैदल जाने के बाद भी मुझे 20-25 मिनट लगते थे, और बस से जाने के बाद भी 20-25 मिनट जाते थे। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे नियम बहुत फॉलो करते थे लोग, मीन्स बस ड्राइवर्स भी। हर टाइम जहाँ सिग्नल हो तो एकदम टाइम पे ही निकलना है, टाइम पे ही बस रुकनी है। और जब बस किसी स्टॉप पे रुकती है तो वहाँ पे रुकने के लिए भी एक अच्छे से प्लेटफॉर्म था, जैसे कि कोई विकलांग लोग हैं तो उनको चढ़ने के लिए सही से व्यवस्था करी हुई है। तो वो सब देख कर एक ऐसा लगता था कि यार कितना लोगों का ये देश कितना लोगों का केयर करता है, मीन्स कितनी चीज़ें इजीली अवेलेबल है यहाँ पे। और ये पासमो बस से जाने के लिए एक्चुअली यहाँ पे कैश वगैरह सिटी में तो नहीं यूज़ होता है। पासमो कार्ड आप जो आपने लिया था एयरपोर्ट पे, तो वही टैप करना होता है, तो उसी से आप बस का टिकट होता है आपका। बस स्टॉप पे उतरने के बाद भी मुझे वहाँ से
ऑफ़िस के लिए 300 टू 400 मीटर्स चलना पड़ता था। बट यही है कि जापान में चलने के लिए कुछ थकान महसूस नहीं होती थी, आप कितना भी चल लो। ऑफ़िस के अंदर भी वेंडिंग मशीन होती थी, तो हम कॉफ़ी पीने के लिए इस मशीन का यूज़ करते थे। यहाँ पे भी पासमो कार्ड यूज़ होता था। ऑफ़िस से घर हम 6 साढ़े 6 बजे निकलते थे, बट निकलने के पहले हम हमारा पहला स्टॉप यहीं पे था कि आज ऑफ़िस के बाद कहाँ निकलना है टोक्यो में। तो यहाँ हमारी सब डिस्कशन होती थी, फिर हम निकलते थे टोक्यो में घूमने के लिए। जहाँ जहाँ से हमें बस मिलती थी वो स्टेशन था नाकानो। नाकानो ब्रॉडवे वहाँ से नज़दीक था। इस स्टेशन का नाम ही था नाकानो करके। तो वहाँ पे जब हम ऑफ़िस से बाहर निकलते थे तो इवनिंग में ऐसा कुछ नज़ारा मिलता था। अक्सर इवनिंग में जब मैं ऑफ़िस से निकलता था, कभी किधर घूमने का प्लान नहीं हुआ, तो मैं कभी बाय वॉक भी जाता था घर पे। बट रात को जब ऑफ़िस से घर निकलते हो जापान में अक्सर, तो आपको कोई 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 भी नहीं दिखेगा रोड पे। आप देख सकते हो, खाली सड़कें रहती है। किसी के घर से बच्चे के रोने की आवाज़ भी नहीं आती थी या किसी के बातें करने की भी आवाज़ नहीं आती थी। इतना शांत था सब। और ये नज़ारा है आई थिंक 8
7:30-8 बजे का। पूरी सड़कें खाली, आपको कोई क्रॉस भी नहीं करेगा। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं तक, लेकिन जापान की कहानी अभी बस शुरू हुई है। अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगा जापान की वो बातें जिन्हें देखकर मैं खुद हैरान रह गया था। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।